हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 18 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ये बहुत ही कहना चाहिए ऐसा टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है या थोड़ा डिफ़िकल्ट फील करते हैं। पर मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कई प्रॉब्लम में इसके बिना आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में आपको मोस्टली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए पहले समझते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। इस वीडियो को मैं एक से ज़्यादा पार्ट में रखूंगा क्योंकि इसमें कंटेंट काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम एसएमए और डीएमए, ये दोनों चीज़ें क्या हैं इसके बारे में। एसएमए एसएमए मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम बनाया, आपने फंक्शन लिखा, इसके अंदर आपने कोई वेरिएबल बनाया, राइट, आपने और भी बहुत कुछ लिखा होगा। ये जो आपने लाइन लिखी है इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट या डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है इसके जरिए हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है ए। अब ये वेरिएबल स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि कंपाइल टाइम पे मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी वेरिएबल्स के नाम पर, इसका डिसीजन हो जाना। मैं फिर से समझाता हूं। ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखा है, हमारे प्रोग्राम में दो तरह के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड एक्शन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट वो हैं जिनमें हम वेरिएबल्स बना रहे हैं या फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में इस नए शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिसका मीनिंग तुम्हें अभी तक नहीं पता था। अब जान लो कि मैं प्रोग्राम में ए शब्द का इस्तेमाल करूंगा और वो एक वेरिएबल है। इसके अलावा आप कई सारी और लाइंस लिखते हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन लिखते हैं या प्रिंट एफ लिखते हैं, स्कैन एफ लिखते हैं या कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इफ लिखते हैं, लूप लगाते हैं, स्विच केस लिखते हैं। ये सब एक्शन स्टेटमेंट्स। तो दो तरह के स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड एक्शन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो एसएमए का एग्जाम्पल है। बहुत ही सिंपल हो गया। यानी अगर आप लिखते हैं फ्लोट बी तो ये भी एसएमए का एग्जाम्पल। आपने कोई एरे बनाया, लेट्स से साइज रख लिया 5, तो ये एरे ये भी एसएमए का एग्जाम्पल। यानी आप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए जब भी वेरिएबल्स बनाएंगे वो हमेशा एसएमए का एग्जाम्पल होंगे। ये जो एसएमए वाले वेरिएबल्स होते हैं इनको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए बनाया जाता है और इसका कुछ नाम भी तय किया जाता है। तो जनरली ये जो वेरिएबल्स बनाए हैं इनके आपने कुछ नाम रखे हैं, जैसे किसी का नाम ए रखा है, किसी का नाम बी रखा है, या एरे का नाम एक्स है। इनका कुछ नाम होता है और इस नाम से आप इसको एक्सेस करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इनके नाम के अलावा इनका एड्रेस भी होता है जिसकी मदद से भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें पॉइंटर्स को पिक्चर में लाना होगा। एनीवे, तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए बनने वाले वेरिएबल एसएमए का एग्जांपल। पर एसएमए क्यों बोल रहे हैं, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंपाइलर जब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को रीड करता है तो उस इंफॉर्मेशन से ये बात डिसाइड कर लेता है कि जब प्रोग्राम रन होगा तो इन वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी। यानी कंपाइल टाइम में मेमोरी मिलती नहीं है। मेमोरी का एलोकेशन तो तब होता है जब प्रोग्राम रन होता है। कंपाइल टाइम में तो सिर्फ क्या हो रहा है, सी लैंग्वेज में जो लिखा था वो सब कुछ एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक दूसरे इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्जन है, वो ट्रांसलेशन है, रन नहीं हो रहा उस समय। रन तो बाद में होगा, जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, EXE फाइल बन जाएगी तब। और जब रन करते हैं तब प्रोग्राम रैम में आता है और रैम में उसे मेमोरी मिलती है। तो वेरिएबल्स को भी वही मेमोरी मिलती है। तो वेरिएबल्स को मेमोरी कब मिलती है, रन टाइम पे। लेकिन वो मेमोरी कितनी मिलने वाली है ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है और इसी को स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ये जो स्टैटिक है, ये स्टैटिक कीवर्ड से बिल्कुल अलग बात बोल रहा हूँ।
स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का स्टैटिक कीवर्ड से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो एक बार तय हो गया अब उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। अब आपने लिख दिया इंट ए, आपने इस वेरिएबल को बनाया मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, या किसी और फंक्शन के अंदर, तो ये लोकल वेरिएबल होगा। अब ये प्रोग्राम जब चलेगा तो ए वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, ठीक है। 16 बिट की सी पढ़ रहे हैं तो 2 बाइट्स मेमोरी मिलेगी, और इसका लाइफ टाइम भी तय हो गया। क्या तय हो गया कि जब फंक्शन कॉल होगा तब ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, बनेगा, और जब ये फंक्शन का काम खत्म होगा तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल बना ही इस फंक्शन के अंदर है। तो इसका मतलब इस वेरिएबल का लाइफ टाइम, इसका स्कोप क्या होगा, है ना, कब बनेगा कब खत्म होगा, ये सारी बातें, इसका नाम क्या है, ये सारी की सारी बातें कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो गई हैं, और इनमें कोई बदलाव ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो ए वेरिएबल है ये समय से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी ये फंक्शन मेन खत्म हो तब ए डिस्ट्रॉय होने की बजाय बीच में ही ए डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये हम नहीं कर सकते, ये हम डिसाइड अब नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाइल टाइम में वो चीज़ फिक्स हो चुकी है। इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। कई बार इसको कंपाइल टाइम मेमोरी लोकेशन भी बोलते हैं, पर इससे गलत कॉन्सेप्ट मत बनाइएगा। कंपाइल टाइम पे मेमोरी अलोकेट नहीं होती, मेमोरी कितनी अलोकेट होगी रन टाइम पे उसका डिसीजन कंपाइल टाइम पे हो जाता है। अब समझते हैं डीएमए क्या है। डीएमए यानी रन टाइम पे ही डिसाइड किया जाएगा कि कितनी मेमोरी एलोकेट होनी है। तो रन टाइम पे अगर डिसाइड किया जाएगा तो कंपाइलर को पहले से नहीं पता कि कितनी मेमोरी कंज्यूम होने वाली है वेरिएबल्स के नाम पर। तो वेरिएबल्स बनाने के दो तरीके, या तो हम एसएमए वाला तरीका अपनाएं, यानी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखकर वेरिएबल्स बनाएं जो आज तक बनाते आ रहे हैं, और दूसरा तरीका है डीएमए वाला तरीका। और डीएमए वाला जो तरीका है उससे बनने वाले वेरिएबल्स का कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एड्रेस होता है, और एड्रेस की मदद से ही हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। यदि अगर आपने पॉइंटर नहीं समझा है तो आपको डीएमए नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि डीएमए की मदद से बनने वाला वेरिएबल उसका नाम नहीं होता, उसका सिर्फ एड्रेस होता है, तो मैं उस एड्रेस की सहायता से उसको एक्सेस कर सकता हूं। अब एड्रेस की सहायता से एक्सेस करूंगा तो एड्रेस को रखूंगा तो पॉइंटर में, और पॉइंटर के थ्रू ही उसको एक्सेस करूंगा। तो ये डीएमए वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनका नाम नहीं होता, ठीक है, ये बात हमको समझ में आई। अब ये भी समझें कि एसएमए कब यूज करना चाहिए और डीएमए कब यूज करना चाहिए। अभी डीएमए को इंप्लीमेंट करना बताऊंगा। अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कहा जा रहा है कि आपको 10 नंबर यूजर से एंटर कराने हैं और उनको सॉर्ट करना है या उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वॉट एवर, तो आपको मालूम है 10 ही नंबर चाहिए आपको, तो आप जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें 10 वेरिएबल बना लेंगे या एक एरे बना लेंगे जिसका साइज 10 होगा। तो क्योंकि आपको मालूम था पहले ही प्रोग्राम बनाते वक्त ही कि कितने नंबर एंटर किए जाएंगे, इसलिए आपने 10 वेरिएबल बनाए। तो ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से हो सकता है, यानी कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो सकता है कि कितने वेरिएबल्स बन रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे ये नहीं मालूम कि यूज़र कितनी वैल्यूज एंटर करेगा, जितने भी नंबर वो एंटर करता है मुझे उसको स्टोर करना है और मैं फिर उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करूँगा। लेकिन वेरिएबल्स कितने बनाऊँ, अब मुझे तो ये तो पता ही नहीं है कि यूज़र 5 वैल्यू एंटर करेगा कि 50 करेगा कि 5000 करेगा। तो यूज़र कितनी भी वैल्यू एंटर कर सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बना लूँ और यूज़र ने बहुत कम वैल्यू एंटर करी तो हमारी मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स बनाने, इसीलिए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखकर हम वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखेंगे तो वेरिएबल्स जितने बनाने हैं उनके नाम लिखने पड़ेंगे और कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कितने वेरिएबल्स बन रहे हैं। तो फिर तरीका क्या है? तरीका है एक फंक्शन को कॉल करना। यहाँ पे मैं 4 फंक्शंस की बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मैलॉक फंक्शन की। और मैलॉक फंक्शन जब हम कॉल करेंगे, ये एक एक्शन स्टेटमेंट होगा, इसके चलने से एक वेरिएबल बन जाएगा। तो इन चारों के अलग अलग काम हैं, मैं चारों को एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले हम मैलॉक की बात करेंगे। मैलॉक फंक्शन जो है, ये फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा तो ये मेरी लाइन तो एक्शन स्टेटमेंट कहलाएगी ना। अगर मान लीजिए मैंने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर
लिखा मैलॉक, सपोज करिए यहाँ पर मैंने लिख दिया मैलॉक। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये तो एक्शन स्टेटमेंट है, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं। तो कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा तो उसे ये नहीं समझ में आएगा कि आप कितने वेरिएबल बना रहे हो, किस नाम के वेरिएबल बना रहे हो, वो उसे नहीं समझ में आएगा। तो कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं हो पाएगा कि मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है वेरिएबल्स के नाम पर। मैलॉक फंक्शन जब रन होगा यानी रन टाइम पे, तब मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैलॉक वेरिएबल बना रहा है तो हम इफ लिखें, कोई कंडीशन लिखें, कंडीशन ट्रू हो तो ही मैलॉक चले। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मैलॉक नहीं चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो मैलॉक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रोग्राम में शुरुआत में ही यूजर से पूछ लेना चाहते हैं कि वो कितनी वैल्यू एंटर करना चाहता है। उसने बोला 10 वैल्यूज, तो हम 10 वेरिएबल बना लें। अगर यूजर बोलता है नहीं मुझे 5 ही वैल्यू एंटर करनी है, तो हम 5 वेरिएबल्स बना लें। इसका मतलब प्रोग्रामिंग करते वक्त ये तय नहीं हो पा रहा था कितने वेरिएबल्स बनाने हैं, लेकिन रन टाइम पे यूजर से पूछ के हमें पता चल सकता है कि वो कितनी वैल्यू एंटर करना चाह रहा है। तब हमें पता चला कि कितने वेरिएबल बनेंगे। तो जब रन टाइम पे ही पता चला है तो हमारे को कोडिंग ही ऐसी करनी है कि उतने वेरिएबल्स बन जाए। तो यही है डीएमए। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम नहीं तय कर पाते हैं कितने वेरिएबल्स बनाने, वो हम रन टाइम पे मैलॉक की मदद से तय करते हैं। अब समझते हैं मैलॉक फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, मैलॉक को कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए, मैलॉक फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। मैलॉक को जब कॉल करेंगे तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 4। इसका मतलब मैंने मैलॉक फंक्शन को कह दिया कि 4 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक बना दो। अगर मैंने लिख दिया 2 तो 2 बाइट्स का एक वेरिएबल बनेगा। अगर मैंने लिख दिया 6 तो 6 बाइट्स का एक वेरिएबल बनेगा। मैलॉक को मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इंट टाइप का वेरिएबल बनाना है कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, बल्कि मैं मैलॉक फंक्शन में पास कर रहा हूँ साइज ऑफ द वेरिएबल, यानी डेटा टाइप नहीं बता रहा हूँ। जबकि डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन यानी एसएमए वाले एग्जांपल में आपको पहले डेटा टाइप लिखना होता है, फिर आप वेरिएबल लिखते हो, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है इंट फिर ए। तो ए कैसा होगा, ये तो इंट के कारण पहले से डिफाइंड है। पर मैलॉक में ऐसा नहीं है। मैलॉक में कोई डेटा टाइप नहीं बताया जाता है, सीधे सीधे आप साइज बता देते हैं और उस साइज का वेरिएबल बन जाता है। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 4 लिखा है तो 4 बाइट्स का ब्लॉक बन जाएगा। लेकिन ये जो ब्लॉक है इसका टाइप क्या है, इसका अभी कोई टाइप नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि ये फ्लोट है, क्योंकि 4 बाइट तो हो सकता है लॉन्ग इंट की भी हो सकता है कोई हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाया हो स्ट्रक्चर की मदद से, जो स्ट्रक्चर टॉपिक हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, तो आप चाहें तो उसको गो थ्रू कर लें अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है तो स्ट्रक्चर की मदद से अगर हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाया और उसके अंदर हमने इतने वेरिएबल्स बनाए कि 4 बाइट ही मेमोरी कंज्यूम होनी है, तो हम नहीं कह सकते कि मैलॉक के अंदर जो 4 पास किया है उससे 4 बाइट का तो ब्लॉक बनेगा, पर वो किस टाइप का होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो ये पता है कि आप ये वेरिएबल क्यों बना रहे हो, आपको तो ये पता होगा कि मुझे इस वेरिएबल में क्या रखना है, तभी तो आप बना रहे हो। मान लीजिए आपने सोचा कि इसमें फ्लोट वैल्यू रखनी है, तो आप क्या करो कि एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर बना दो। मेन लाइंस को हटा देता हूँ। आप क्या करो, फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर बना दो और इस पॉइंटर के अंदर वो असाइन कर दो जो मैलॉक फंक्शन ने रिटर्न किया है। मैलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करता है, एड्रेस। ऑब्वियसली पी अगर पॉइंटर है तो मैलॉक एड्रेस ही रिटर्न करेगा, तभी तो पी में स्टोर होगा। मैलॉक किसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है, उस ब्लॉक का जो उसने अभी अभी बनाया है। इसका मतलब एक पॉइंटर तो आपने बना लिया जिसका नाम आपने रख लिया पी, ठीक है, ये पी नाम का वेरिएबल बना लिया। मैं इसका कुछ कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये मैंने वेरिएबल बना लिया, ये पॉइंटर वेरिएबल तो एसएमए का एग्जांपल है, क्योंकि इसे बनाते वक्त तो मैंने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखा है, डेटा टाइप लिखा है और फिर ये लिखा है, और पी तो नाम भी है ना, एसएमए वाले वेरिएबल्स का नाम होता है। तो ये तो एसएमए का एग्जांपल, ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि पी तो बनना है। लेकिन जो मैलॉक चला उसने 4 बाइट का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब 4 बाइट का अगर वेरिएबल बन गया है तो इसका कुछ एड्रेस भी होगा। अच्छा, इसका कोई नाम नहीं होगा,
4 बाइट का वेरिएबल जो बना है इसका कोई नाम नहीं होगा, लेकिन जो भी एड्रेस है वो किस में स्टोर हो गया, P में स्टोर हो गया। ये किया है हमने। तो malloc के अंदर 4 पास करने का मतलब 4 बाइट्स का एक ब्लॉक बनाया malloc ने जो कि ये है, और उसका एड्रेस रिटर्न किया जो P में चला गया। तो हम कहेंगे P इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। अब मान लीजिए मुझे इस ब्लॉक में कोई वैल्यू रखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, *P असाइन 3.4 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, 3.4 इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। जो वेरिएबल ये ब्लॉक है इसके अंदर 3.4 आ जाएगा। तो malloc की मदद से इस तरीके से हमें वेरिएबल्स बनाने होते हैं। लेकिन malloc का रिटर्न टाइप क्या है? malloc का रिटर्न टाइप है void पॉइंटर। यानी malloc फंक्शन को नहीं पता होता है कि ये जो ब्लॉक बना है ये किस टाइप का है, इसलिए वो जो एड्रेस रिटर्न करता है वो int टाइप का या float टाइप का नहीं होता, बल्कि void टाइप का होता है। अब क्योंकि void टाइप का पॉइंटर होता है और हम P में उसे असाइन कर रहे हैं, तो इसमें टाइप कन्वर्जन की दिक्कत होगी, क्योंकि malloc जो रिटर्न कर रहा है वो void टाइप का पॉइंटर है और P जो है वो float टाइप का पॉइंटर है। कायदे से होना ये चाहिए कि अगर पॉइंटर float टाइप का है तो float ब्लॉक का ही एड्रेस इसमें स्टोर हो, पर ये malloc जो रिटर्न कर रहा है वो void टाइप का एड्रेस, इसीलिए उसको हम करेंगे टाइपकास्ट। टाइपकास्ट करने का मतलब ये हुआ कि हमने malloc से रिटर्न होने वाली वैल्यू को थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित कर दिया है, उसका जो टाइप है वो कास्ट कर दिया है, कुछ और कर दिया है थोड़ी देर के लिए। फ्लोट एस्ट्रिक लिख देने का मतलब फ्लोट ब्लॉक का एड्रेस कंसिडर करेंगे जो malloc रिटर्न करेगा उसको। इसलिए P में अब जो असाइन हो रहा है वो स्मूथली असाइन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, वार्निंग आएगी C में। C++ में लिखेंगे तो एरर आएगी, इसलिए ये करना ही पड़ेगा। C में नहीं भी करोगे तो भी वार्निंग आएगी, एरर कुछ नहीं आएगी। तो आपने देखा *P लिखकर हम 3.4 असाइन कर पा रहे हैं। जब भी मुझे इस ब्लॉक को एक्सेस करना होगा मुझे पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, बिना पॉइंटर के मैं इसको एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये है हमारा malloc फंक्शन। आई होप malloc फंक्शन का आपको यूजेज समझ में आया होगा। अभी बाकी और भी 3 फंक्शंस हैं जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा। लेकिन इसका अभी मैंने यूजेज सिर्फ एक एग्जांपल से बताया जो कि बहुत एलिमेंट्री एग्जांपल। अभी पूरा प्रोग्राम नहीं बनाया, तो डेफिनेटली मैं पूरा प्रोग्राम भी बना के आपको समझाऊंगा। मीनवाइल अगर आप इसका रियल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं कि कहाँ है, तो आप लिंक लिस्ट का प्रोग्राम देखिए जो इसी चैनल में आपको मिलेगा। लिंक लिस्ट का वीडियो देखेंगे या डेटा स्ट्रक्चर वाला चैनल मेरा देखिए, उसमें कई जगह पर malloc का इस्तेमाल किया गया है प्रोग्रामिंग में, तो वो आपको रियल एप्लीकेशन वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल भी लूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको समझाऊंगा उस चीज़ को। तो आई होप आपको malloc फंक्शन समझ में आया होगा। कैलॉग को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए और इसको आप शेयर ज़रूर करिए अपने फेसबुक वॉल पे, क्योंकि आप पता नहीं आपके लिए कितने काम का था ये वीडियो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जिन लोगों को अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, उनको अच्छी बुक्स नहीं मिल पाती हैं, उनको अवेयरनेस नहीं हो पाती है, तो वो सही नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत जाती है। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे फेसबुक वॉल पे, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं फेसबुक वॉल पे, लेकिन इस वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी ना किसी को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। तो मैं कहूँगा आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। भले ही आपके ये कितने काम का था, लेकिन आप इसको शेयर करेंगे तो किसी ना किसी के तो ये बहुत काम का होने वाला है। इसके अलावा आप मेरे बाकी चैनल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो mysurgy.com मेरी एक साइट है। इस साइट पे आप विजिट करिए और मेरे जितने भी चैनल्स हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर, C++, PHP, जावा ये सब इंक्लूडेड है। यदि आपको लगता है कि कुछ आपको मेरे से बात करनी है तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी बात कर सकते हैं मेरे से। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।